तो ये मॉड्यूल 2 का लास्ट वीडियो है जिसमें हम सब कुछ देखेंगे एक साथ कैसे आता है। देखिए मॉड्यूल 2 में हमने शुरू से लेके अब तक समझा है कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या होता है। फिर हमने समझा एनर्जी सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। फिर समझा VO2 मैक्स क्या होता है और लैक्टेट थ्रेशोल्ड कहाँ पे आता है। फिर हमने बात की हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट कैसे चेंज होता है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्स कैसे होता है कि ऑक्सीजन अंदर कैसे आता है और CO2 कैसे बाहर जाता है। दोस्तों ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं पर बॉडी के अंदर ये एक ओवरऑल सिस्टम है जो साथ में काम करता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह काम कर रहा है और वही कोऑर्डिनेशन हम देखेंगे एक्यूट रिस्पॉन्स में और क्रोनिक एडेप्टेशन समझने में, जो होगा एक कंप्लीट और यूनिफाइड पिक्चर इस टॉपिक का। नमस्कार, मेरा नाम है तरुण पथरिया और स्वागत है आपका मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब में। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। तो पहले समझेंगे एक्यूट रिस्पॉन्सेस। देखिए एक्यूट का मतलब होता है तुरंत, मतलब इसी सेशन में होने वाले एडेप्टेशंस। सेशंस खत्म होने के बाद ये सब नॉर्मल हो जाते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अभी उठ के 2 किलोमीटर रन करने लग जाते हैं तो पहले 10 सेकंड में आपकी बॉडी में क्या होता है? वो 10 सेकंड में आपका ब्रेन तुरंत एक सिग्नल भेजता है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को एक इमरजेंसी मोड में ले जाता है। अब एक्सरसाइज के टाइम ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम कॉमनली फ्लाइट और फाइट मोड भी कहते हैं। देखिए इस सिग्नल की वजह से हार्ट रेट सेकंड्स में बढ़ना शुरू हो जाता है और ब्लड मसल्स की तरफ रीडायरेक्ट होना शुरू हो जाता है। आपकी ब्रीदिंग डीपर और फास्टर हो जाती है और मसल्स में स्टोर्ड एनर्जी जो फॉस्फोक्रेटिनिन के रूप में थी वो तुरंत ATP बनाने के लिए यूज होनी शुरू हो जाती है। तो पहले 2 मिनट में बॉडी पे ज़्यादा डिमांड होती है। आपका ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस दौरान और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। आपकी ब्रीदिंग और भी तेज होती है क्योंकि मसल ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि CO2 को रिमूव करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है और ब्लड फ्लो मसल्स में अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। और जब आप 2 मिनट के बाद भी ये एक्टिविटी या रन को करते रहते हैं तो आपका एरोबिक सिस्टम डोमिनेंट हो जाता है। VO2 धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। आपको VO2 याद होगा, वो ऑक्सीजन की मात्रा जो बॉडी एक्चुअली यूज कर रहा है हर मिनट। ये VO2 बढ़ता रहता है जब तक एक स्टेडी स्टेट पे ना आ जाए। अब इसका स्टेडी स्टेट का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड और ऑक्सीजन की सप्लाई बैलेंस हो जाती है और रनिंग फिर सडनली कंफर्टेबल फील होने लगती है। पहले कुछ ऑकवर्ड मिनट्स के बाद, पहले के कुछ स्ट्रगल के बाद फिर इवेंचुअली रनिंग कंफर्टेबल लगने लगती है। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है दोस्तों अपनी ट्रेनिंग के अंदर। अब आगे समझते हैं कि अगर नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कैसे दिखेगा। देखिए पीयर रिव्यूड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी रिसर्च के मुताबिक रेस्ट पे हमारा हार्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 70 बीट्स पर मिनट होता है और इंटेंस एक्सरसाइज में यही हार्ट रेट 180 या उससे ज़्यादा भी जा सकता है। अब कार्डियक आउटपुट जो हार्ट 1 मिनट में ब्लड पंप करता है, ये रेस्ट पे अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट होता है और इंटेंस एक्सरसाइज में ये 20 से 40 लीटर पर मिनट तक जा सकता है। ब्रीदिंग रेट रेस्ट पे 12 से 18 ब्रेथ पर मिनट होता है और इंटेंस एक्सरसाइज में 40 से 60 ब्रेथ पर मिनट भी जा सकता है। अब माइन्यूट वेंटिलेशन यानी 1 मिनट में टोटल हवा अंदर बाहर होना, ये रेस्ट पे 6 से 9 लीटर होती है और इंटेंस एक्सरसाइज में 100 लीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। और VO2 यानी ऑक्सीजन कंजम्पशन रेस्ट पे अप्रॉक्सीमेटली 0.25 लीटर्स पर मिनट होता है और एलीट एथलीट्स के इंटेंस एक्सरसाइज में ये 5 लीटर पर मिनट से भी ज़्यादा हो सकता है। और एक ऐसा रिस्पॉन्स जो बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं करते वो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होने लगता है। देखिए मसल्स एक्सरसाइज में सिग्निफिकेंट हीट को प्रोड्यूस करता है और अगर वो हीट अंदर ही रह जाए तो बॉडी टेम्परेचर डेंजरस लेवल्स पे पहुंच सकता है। इसीलिए बॉडी एक साथ 2 काम करती है, ब्लड मसल्स को सर्व करता है
और ब्लड स्किन की तरफ भी जाता है ताकि स्वेट के जरिए हीट बाहर निकल सके। देखिए यही वो वजह है कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में सेम पेस पे रन करते हुए हार्ट रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी मसल्स और कूलिंग सिस्टम दोनों को एक साथ सर्व कर रही होती है। तो ये था एक्यूट एडेप्टेशन। अब समझते हैं हम क्रोनिक एडेप्टेशन, जिसमें होते हैं टोटल 6 सिस्टम्स। देखिए क्रोनिक का मतलब होता है जो कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से परमानेंटली बॉडी के अंदर जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। इस एडेप्टेशन के 6 मेजर सिस्टम है, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। पहला सिस्टम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमने पहले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से एक साथ इसको देखेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए। कंसिस्टेंट एंड्योरेंस ट्रेनिंग से हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, जो मेन पंपिंग चैम्बर है, वो फिजिकली बड़ा हो जाता है। बड़े चैम्बर में ज़्यादा ब्लड स्टोर होता है, तो हर एक बीट में ज़्यादा ब्लड पंप हो सकता है और होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि रेस्टिंग हार्ट रेट आपका परमानेंटली कम हो जाता है कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से, क्योंकि हार्ट को 1 मिनट में कम बार बीट करना पड़ रहा है सेम अमाउंट के ब्लड को पंप करने के लिए, और वो उतना कम उससे कर पाता है। और जो आपका मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट है, यानी हार्ट की मैक्सिमम पंपिंग कैपेसिटी, वो एक्सरसाइज से सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। अब एक अनट्रेन्ड इंसान का मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली 14 से 20 लीटर पर मिनट होता है, जबकि एक वेल ट्रेन्ड एंड्योरेंस एथलीट का 35 से 40 लीटर पर मिनट तक ये होता है और हो सकता है। दूसरा क्रॉनिक एडेप्टेशन सिस्टम है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे भी हमने पिछले वीडियो में समझा था, पर अब समझते हैं ब्रीफली यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट से। देखिए रेस्पिरेटरी मसल्स, यानी कि डायफ्राम और रिब्स के बीच की जो मसल्स होती हैं, वो कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। सो ट्रेन एथलीट सेम इंटेंसिटी पे ज़्यादा एफिशिएंट और डीपर सांस ले पाता है, जिसके कारण उसकी कम एनर्जी लगती है उसे ब्रीथ करने में, और वही सेव्ड एनर्जी मसल्स के काम में आती है एक्टिविटी को कंसिस्टेंटली करते रहने में। अब वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड भी हायर तरीके से शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है ट्रेन एथलीट ज़्यादा तेज स्पेस पे कंफर्टेबली ब्रीथ कर सकता है। अब आते हैं तीसरे क्रोनिक एडेप्टेशन सिस्टम पे, जो कि है मेटाबॉलिक सिस्टम। ये शायद क्रोनिकली सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है दोस्तों। देखिए रेगुलर एक्सरसाइज से मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद और साइज दोनों बढ़ते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया वो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो मसल सेल्स के अंदर होते हैं, और ये ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाते हैं। इन्हें हम मसल्स का पावर हाउस भी बोलते हैं। जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, उतनी ज़्यादा एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन, और उतना ही कम लैक्टिक एसिड सेम इंटेंसिटी पे प्रोड्यूस होता है, जो डायरेक्टली बेटर एंड्योरेंस में ट्रांसलेट होता है, परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट होता है। साथ में आपके फैट ऑक्सीडेशन एंजाइम्स भी इंप्रूव होते हैं। दोस्तों एंजाइम्स वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने में मदद करते हैं। देखिए फैट ऑक्सीडेशन एंजाइम स्पेसिफिकली फैट को ज़्यादा एफिशिएंटली फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रेन्ड एथलीट की मसल्स सेम इंटेंसिटी पे ज़्यादा फैट यूज़ करती है, और ग्लाइकोजन, जो आपका स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, वो बाद के लिए बचा के रखती है। यही वजह है कि ट्रेन एंड्योरेंस एथलीट अनट्रेन्ड से कहीं ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर सकता है। अब आते हैं हम चौथे सिस्टम पे, जो कि है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसका मतलब है मसल्स, बोन्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स का सिस्टम। आपके मसल्स कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्गर और मोर एफिशिएंट होते हैं, और टेंडन्स और लिगामेंट्स जो आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। देखिए टेंडन्स मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, और लिगामेंट्स बोन्स को बोन से जोड़ते हैं। ये दोनों ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा रेजिलियंट बनते हैं, जो इंजरी का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। अब आपकी बोन डेंसिटी भी इम्प्रूव होती है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करने से, यानी वो एक्सरसाइज जिसमें आपका वेट आपकी बोन्स पे पड़ता है, जैसे कि रनिंग, वेट ट्रेनिंग या कैलिस्थेनिक्स। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझनी ज़रूरी है कि मस्कुलर एडेप्टेशन स्पेसिफिक होते हैं उस टाइप ऑफ ट्रेनिंग के लिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप करते हैं। तो अगर आप मेनली एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ज़्यादा अडेप्ट करते हैं। देखिए स्लो ट्विच फाइबर्स वो मसल सेल्स हैं जो जल्दी
नहीं थकते और एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ के लिए ये बेस्ट सूटेड है। पर अगर आपका मेन मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ज़्यादा अडेप्ट करते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स वो मसल सेल्स हैं जो एक्सप्लोसिव पावर को जनरेट करते हैं, लेकिन ये जल्दी थक भी जाते हैं दोस्तों। इसीलिए स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी वही अडेप्ट करती है जो आप कंसिस्टेंटली यूज करते हैं। अब आते हैं पांचवें क्रॉनिक एडेप्टेशन सिस्टम, जो है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। सी न्यूरोमस्कुलर मतलब ब्रेन और मसल्स के बीच का कनेक्शन। कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से ये कनेक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है दोस्तों। स्पेसिफिकली आपका ब्रेन ज़्यादा इफेक्टिवली डिसाइड करना सीख जाता है कि कौन से मसल फाइबर्स को कब एक्टिवेट करना है और कितना फोर्स यूज करना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। मोटर यूनिट एक सिंगल नर्व और उससे कनेक्टेड मसल फाइबर्स का ग्रुप होता है। जब मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट इंप्रूव होता है, तो सेम मूवमेंट पे कम परसीव्ड एफर्ट लगता है और ज़्यादा पावर आउटपुट भी आपको मिलता है। देखिए, यही वजह है कि एक मूवमेंट जो पहले बहुत हार्ड लगती है हमको, जब अगर हम जिम या कुछ भी शुरू करते हैं, तो महीनों की ट्रेनिंग, हफ्तों की ट्रेनिंग, महीनों की ट्रेनिंग के बाद ये सेम मूवमेंट हमको ईजी फील होने लगता है, क्योंकि अब मसल्स फिजिकली स्ट्रांग हैं और हमारा नर्वस सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट करके। छठा और आखिरी क्रोनिक एडाप्टेशन सिस्टम है आपका हार्मोनल सिस्टम। दोस्तों, हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो ब्लड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ट्रेनिंग के साथ हार्मोनल सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है और एक्सरसाइज में बॉडी में नेचुरली रिलीज होता है। ये ट्रेन एथलीट्स में ज़्यादा कंट्रोल होता है, मतलब वो एक्सरसाइज के स्ट्रेस को ज़्यादा एफिशिएंटली हैंडल कर पाते हैं और उनकी रिकवरी भी फास्टर होती है। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव होता है एक्सरसाइज के दौरान। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब है कि सेल्स ब्लड शुगर को कितनी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब और उसे यूज कर सकते हैं। अब ट्रेन्ड एथलीट में सिग्निफिकेंटली बेटर होता है, जो एनर्जी मैनेजमेंट में डायरेक्टली मदद करता है ट्रेन्ड एथलीट। अब समझते हैं हम ओवरऑल क्रोनिक एडेप्टेशन समझने के बाद ओवरऑल टाइमलाइन की एडेप्टेशंस होती कैसे हैं और होती कब हैं और शुरू कब होती हैं आपकी ट्रेनिंग के दौरान। सो देखिए, हमने मॉड्यूल 2 के पहले वीडियो में ब्रीफली सीखा था ये, पर अब डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पीयर रिव्यूड रिसर्च के मुताबिक पहले 2 हफ्ते में सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन शुरू होते हैं। न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन, हमारा ब्रेन मोटर यूनिट को ज़्यादा एफिशिएंटली रिक्रूट करना शुरू करता है ट्रेनिंग के पहले हफ्ते से ही। इसका मतलब ये है कि पहले 2 हफ्ते में आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट भी हो सकती है विदाउट मसल के फिजिकली बड़े हुए। हमारी बॉडी सिर्फ सीखने का काम कर रही होती है कि ज़्यादा मसल्स को एक साथ यूज़ करना है, कैसे करना है। अब 3 से 6 हफ्तों या 3 से 6 वीक्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी मसल्स में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एंजाइम्स जो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को एरोबिकली प्रोसेस करते हैं, वो भी बेटर होने लगते हैं। हमारा VO2 मैक्स मेजरेबली इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड भी शिफ्ट होना शुरू होता है। देखिए, ये वो पीरियड है जब हम पहली बार फील करते हैं कि ट्रेनिंग का कुछ असर हो रहा है और हम उसे थोड़ा बहुत फील करना शुरू करते हैं। अब 6 से 12 हफ्तों में हमारा कार्डियक हाइपरट्रॉफी मेजरेबली डेवलप होता है, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल फिजिकली बड़ा हो जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी परमानेंटली इंक्रीज होने लगती है। हमारे मसल्स में कैपिलरी डेंसिटी भी इंक्रीज होती है और ज़्यादा कैपिलरीज का मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी मसल्स को एक्टिविटी करने के लिए। हमारी बोन डेंसिटी इंप्रूवमेंट भी शुरू हो जाती हैं, जो स्लोली डेवलप होती रहती हैं आगे के महीनों में जब हम ट्रेनिंग करते रहेंगे। हमारी रनिंग इकोनॉमी भी इंप्रूव होती है। रनिंग इकोनॉमी यानी सेम स्पीड पे कितनी कम एनर्जी लगती है उस एफर्ट के लिए। जैसे कि ट्रेन रनर सेम पेस पे सिग्निफिकेंटली कम ऑक्सीजन यूज करते हैं। और 12 हफ्तों के बाद ये अडेप्टेशंस कंटिन्यू होती हैं और डीपर हो जाती हैं कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करने के साथ। देखिए, एलीट एथलीट की परफॉर्मेंस डेकेड्स की ट्रेनिंग का रिजल्ट होते हैं।
तो हर साल थोड़ी और अडेप्टेशन, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट। और अब अगर ट्रेनिंग बंद हो जाए तो क्या होगा? इस रिवर्स प्रोसेस को कहते हैं हम डी ट्रेनिंग। डी ट्रेनिंग में जो एरोबिक एडेप्टेशन है वो सबसे पहले रिवर्स होती है। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 हफ्ते में मेजरेबली डिक्लाइन शुरू हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रेंथ एडेप्टेशन है वो बहुत धीरे धीरे रिवर्स होती है। मंथ्स तक लार्जली वो इंटैक्ट ही रहती हैं। इसलिए आप अगर 1 हफ्ते की छुट्टी या 1 हफ्ते के ट्रैवल ब्रेक या कोई भी ब्रेक की बात करते हैं तो मोस्टली ये मैनेजेबल होता है। आपकी स्ट्रेंथ लार्जली बची रहती है, पर एरोबिक फिटनेस थोड़ी घटने लग जाती है, पर यह भी क्विकली वापस आ जाती है आपकी ट्रेनिंग रिज्यूम करने के बाद। अब अगला टॉपिक समझते हैं, ट्रेन्ड वर्सेस अनट्रेन्ड एथलीट का एग्जाम्पल लेके कि ये सब कैसे काम करता है। देखिए, एक ट्रेन्ड एथलीट और एक अनट्रेन्ड एथलीट दोनों एज्यूम करें 10 किलोमीटर रन करते हैं। दोनों सेम पेस पे ये रन कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के अंदर का एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग होता है दोनों के ट्रेनिंग रूटीन और कंसिस्टेंसी की वजह से। पहले देखते हैं हार्ट रेट। तो अनट्रेन्ड इंसान के लिए पहले 2 किलोमीटर में ही हार्ट रेट 180-20 तक या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर ट्रेन्ड एथलीट का हार्ट रेट सेम पीस पे अप्रॉक्सीमेटली 140 से 150 बीट्स पर मिनट ही रहता है। अब आप बोलेंगे इतना फ़र्क क्यों? क्योंकि ट्रेन्ड एथलीट का हार्ट रेट का चैम्बर फिजिकली बड़ा होता है, हर एक बीट में ज़्यादा ब्लड पंप कर पाता है और इसलिए हार्ट को कम बार बीट करना पड़ता है सेम ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। अब देखते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है? देखिए, एक अनट्रेन्ड इंसान के लिए रनिंग के पहले कुछ किलोमीटर में ही ब्रीदिंग हैवी और लेबर्ड लगने लगती है, क्योंकि वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड रिलेटिवली लो इंटेंसिटी पे ही क्रॉस हो जाता है। पर जो ट्रेन्ड एथलीट है वो कहीं ज़्यादा तेज पेस पे भी कंफर्टेबली ब्रीदिंग मेंटेन कर सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंट ट्रेनिंग ने एथलीट को ट्रेन कर दिया है, उसके वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड को हायर इंटेंसिटी पे शिफ्ट कर दिया है। अब समझते हैं एनर्जी सिस्टम्स में क्या डिफरेंस आता है। देखिए, अनट्रेन्ड इंसान के लिए उसके ग्लाइकोजन स्टोर्स सबसे पहले डिप्लीट होने लगते हैं, फास्ट डिप्लीट होते हैं, क्योंकि उसका फैट ऑक्सीडेशन इफेक्टिव नहीं होता है, एफिशिएंट नहीं होता। उसकी मसल्स में मेनली कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड कर रही हैं उसकी मसल्स, और इसलिए उसके लिमिट या वॉल हिट होने की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है जल्द से ही। पर ट्रेन एथलीट की मसल्स फैट और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों को एफिशिएंटली यूज़ करती हैं, उसका ग्लाइकोजन स्टोर्स बचे रहते हैं, और इसीलिए उसके लिए कंसिस्टेंट पेस पे मेंटेन करना जो भी एफर्ट है उसको पॉसिबल रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है परसीव्ड एफर्ट, यानी ये सब कितना हार्ड फील होता है जब आप उस एक्टिविटी को कर रहे हैं। तो सेम पेस पे अनट्रेन्ड इंसान को ये बहुत हार्ड फील होता है, पर ट्रेन एथलीट को ये मॉडरेट फील होता है। और दोस्तों, ये सिर्फ मेंटल नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल रियलिटी है, एक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है। ज़्यादा एफिशिएंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल जो ज़्यादा एनर्जी बनाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट न्यूरोमस्कुलर रिक्रूटमेंट, ये सब मिलके सेम काम जेन्युइनली कम एफर्ट में पॉसिबल बनाते हैं ट्रेन एथलीट के लिए। अब अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्पेसिफिसिटी एंड ओवरलैप। ये कॉन्सेप्ट है जो इन सब अडेप्टेशंस को टाई करता है, राइट? तो अब समझेंगे स्पेसिफिसिटी क्या होता है। देखिए, एनएससीए नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन, जो दुनिया की लीडिंग स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग अथॉरिटी है, ने इसे फॉर्मली डिफाइन किया है। अडेप्टेशंस हाईली स्पेसिफिक होते हैं उस टाइप ऑफ ट्रेनिंग के लिए जो आप करते हो। मतलब एरोबिक ट्रेनिंग प्राइमरली आपको देता है एरोबिक एडेप्टेशंस, कार्डियोवैस्कुलर एडेप्टेशंस, माइटोकॉन्ड्रियल एडेप्टेशन और वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड एडेप्टेशन। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्राइमरली स्ट्रेंथ एडेप्टेशन देता है आपको, जो कि है फास्ट ट्विच फाइबर्स का डेवलपमेंट और न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी का इम्प्रूवमेंट। तो ये है स्पेसिफिसिटी। अगर हमारा गोल मैराथन रन करने का है तो हमारी ट्रेनिंग प्रीडोमिनेंटली एरोबिक होनी चाहिए, स्पेशली जोन 2 ट्रेनिंग। और अगर गोल एक्सप्लोजिव पावर का है तो हमें फॉस्फोजन सिस्टम ट्रेनिंग करना चाहिए, जो है शॉर्ट मैक्सिमम एफर्ट फुल रेस्ट के साथ। और अगर आपका गोल मिक्स स्पोर्ट है जैसे कि क्रिकेट या फुटबॉल, तो उसमें पीरियडाइजेशन के जरिए दोनों को सिस्टमैटिकली प्लान करना पड़ता है। तो पीरियडाइजेशन का मतलब है ट्रेनिंग को फेजेस में डिवाइड करना, ताकि कंपटीशन के वक्त आप पीक पे हो।
अपने पीक पे हों। और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसे हम कहते हैं ओवरलोड। देखिए, ओवरलोड का मतलब है कि बॉडी तब तक ही अडेप्ट करती है जब तक हमारा ट्रेनिंग स्टिमुलस उसे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देता है। अगर हम हर रोज सेम वर्कआउट करेंगे, सेम वेट पे, सेम डिस्टेंस पे, सेम पेस के साथ, तो बॉडी को अडेप्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बियॉन्ड अ पॉइंट। इसीलिए प्रोग्रेसिव लोड या प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो बोलते हैं, वो बढ़ाना जरूरी है। आप वेट लिफ्ट करते हैं उसमें, डिस्टेंस में, इंटेंसिटी पे, पर ये सिस्टमैटिकली और केयरफुली करना चाहिए। अब समझते हैं रिवर्सिबिलिटी भी कैसे होता है। देखिए, जो बिल्ड करा होता है वो मेंटेन हमको करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं, यूज इट और लूज इट। ये एक्सरसाइज साइंस का सबसे वेरीफाइड और फंडामेंटल ट्रूथ है दोस्तों। तो आइए अंत में देखते हैं आज का समरी, आज के लेसन का समरी। तो पहला पॉइंट जो हमने समझा वो था एक्यूट रिस्पॉन्सेस, जो तुरंत होते हैं और सेशन के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ब्रीदिंग, VO2, बॉडी टेम्परेचर। ये सब एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में एक्सरसाइज शुरू करते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने समझा वो था क्रोनिक एडेप्टेशंस। देखिए, क्रोनिक एडेप्टेशन 6 सिस्टम में होते हैं: कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक, मस्कुलो स्केलेटल, न्यूरोमस्कुलर और हार्मोनल। ये परमानेंटली बदलाव है जो कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से आता है। थर्ड पॉइंट है समरी का, वो है टाइमलाइन क्या होता है इसका। तो पहले 2 हफ्ते में न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन शुरू होते हैं, 3 से 6 हफ्ते में माइटोकॉन्ड्रियल और मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट्स होती हैं, 6 से 12 हफ्ते में कार्डियक एडेप्टेशन और कैपिलरी डेंसिटी इंप्रूव होती है, और 12 हफ्ते के बाद ये सब और डीपर होता जाता है। इसलिए 2 हफ्ते में क्विट मत करिए दोस्तों। आपके अंदर एक बदलाव हो रहा है जो बढ़ता रहेगा आपकी कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से। अब चौथा पॉइंट है समरी का कि ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड एथलीट सेम प्रेस पे अगर रन करेंगे तो फिजियोलॉजिकली बिल्कुल अलग रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि हार्ट रेट 30 बीट्स पर मिनट से कम रिक्वायर्ड होता है, ब्रीदिंग कंफर्टेबल होती है, एनर्जी एफिशिएंट और परसीव्ड एफर्ट मॉडरेट लगता है। दोस्तों, ये सिर्फ मेंटल नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल रियलिटी है। और आज का लास्ट समरी पॉइंट, स्पेसिफिसिटी और ओवरलोड, जिसका मतलब है जो ट्रेन करेंगे वही इंप्रूव होगा, और सिस्टमैटिकली स्ट्रेस या लोड को बढ़ाइए, नहीं तो एडेप्टेशंस होने बंद हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही अब मॉड्यूल 2 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का पूरा इंजन समझा हमने मॉड्यूल 2 के अंदर, एनर्जी सिस्टम से VO2 मैक्स तक, लैक्टेट थ्रेशोल्ड से हार्ट रेट तक, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और अब एक्यूट और क्रॉनिक एडेप्टेशंस तक। ये सब अब चैनल पे अवेलेबल है आपको व्यू करने के लिए। तो जब भी आप वार्म अप करते हो, जब भी जोन 2 रन करते हो, जब भी रेस्ट लेते हो, बॉडी के अंदर ये पूरा सिस्टम काम करता है आपकी फिजियोलॉजी के अंदर। और अब हम जानते हैं वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है और वो क्या है इस मॉड्यूल के द्वारा। अब मॉड्यूल 3 में आगे हम समझेंगे बायोमैकेनिक्स के बारे में, जिसमें होगा मूवमेंट का फिजिक्स, जैसे कि कैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं, और कैसे इसे साइंटिफिकली बेटर किया जा सकता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों, अंत में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई, सारी इन्फॉर्मेशन प्राइमरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे आप कोई मेडिकल एडवाइस मत लीजिए। कोई भी मेडिकल एडवाइस या कोई भी फिजिकल इशू के लिए आप अपने डॉक्टर, फिजिशियन या ट्रेन एक्सपर्ट से ज़रूर बात करिए, और सेफली ट्रेन करते रहिए, सेफली अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब करिए, किसी के साथ शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए। अब आगे लैब में और मिलेंगे बाकी टॉपिक्स पे। धन्यवाद दोस्तों।